अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। लाहौर शहर तारीख़ी एतबार से एक बहुत ही कदीम शहर है जिसने अपने दिल में सदियों पुरानी सफ़ाई हस्ती से मिटी हुई सकाफ़तों को समेट रखा है। ये जिक्र कई साल पहले का है जब मैं अपने दो दोस्तों अमजद और सोहेल के साथ पुराने मकानों और हवेलियों के गिरने का मलबा उठाने का काम किया करता था। ये काम ना तो मेरा ख़ानदानी काम था और ना ही मैं ऐसा अपने ख़ानदान के लिए करता था। पेशे के लिहाज से हम लोग ख़ानदानी काश्तकार थे। हिंदुस्तान में जितनी ज़मीन मेरे आबा व अजदाद छोड़ कर आए थे उसके बदले में पाकिस्तान में मेरे दादा को कुछ थोड़ी बहुत ज़मीन मिल गई थी। लाहौर के आसपास जो गांव आबाद हैं वहाँ गो के जो ज़मीन हम इंडिया ईस्ट पंजाब में छोड़ कर आए थे उसकी निस्बत पाकिस्तान में तो ज़मीन कम थी हमारे पास। लेकिन मेरे दादा, वालिद और बड़े भाई की शब रोज़ की अनथक मेहनत से अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी कि हम आहिस्ता आहिस्ता फिर उसी तरह ज़मींदारी और काश्तकारी में कामयाब हो गए। मुझे ज़मींदारी के कामों से दूर रखकर पढ़ाया लिखाया गया था, इसलिए मुझे इन कामों से कोई ख़ास दिलचस्पी भी नहीं थी। मलबा उठाने का काम मैं सिर्फ अपने दोस्तों के साथ रहने की वजह से किया करता था, जो कि मेरे हम जमात भी थे। हम तीनों मिलकर ठेके लिया करते थे। फिर इस काम को मुकम्मल करने के लिए बहुत सारे मजदूरों को दिहाड़ियों पर रखा जाता था। उन दिनों हमें शालामार बाग से कुछ आगे जो मुल्हिका इलाका है, शाह हुसैन के मज़ार के करीब, वहाँ एक पुरानी हवेली का मलबा उठाने का ठेका मिल गया। इस काम को मुकम्मल करने के लिए हमें तकरीबन 15 से 20 दिन दरकार थे। हमने शालामार बाग से कुछ फासले पर एक खाली जगह देखकर वहाँ अपना टेंट लगा लिया था। हम लोग इसी तरह अपने काम को जल्द निपटाने के लिए वहाँ काम वाली जगह के इर्द गिर्द टेंट लगाकर काम किया करते थे। मेरी दिलचस्पी दरअसल इस काम से ज़्यादा उसमें आसार कदीमा की तरह मिलने वाली उन नादिर व नायाब चीज़ों में होती थी जो कभी कभी मलबे के ढेर में से या फिर हमारी खुदाई करने से हमें मिल जाया करती थी। इसके अलावा मुझे रात रात भर तारीख़ी जंगजू किस्म के नावल पढ़ने का भी बहुत शौक़ होता था। हमारे काम की नोयत कुछ इस तरह तय पाई थी कि मलबा उठवाकर हमें दरियाए रावी के किनारे पर डालना था। लिहाजा मज़दूरों पर नज़र रखने के लिए हमने एक छोटा सा खेमा दरियाए रावी के किनारे पर भी नस्ब कर दिया। हम तीनों में से कोई ना कोई वहाँ भी जाकर बैठ जाया करता था, लेकिन इस बार उस जगह बैठने की ज़्यादातर ड्यूटी मेरे हिस्से में आई थी। हमें काम करते हुए 5-6 दिन गुजर चुके थे। एक दिन मैं दरिया किनारे वाले खेमे में बैठा मज़दूरों को भी देख रहा था और साथ में एक नॉवेल भी पढ़ रहा था कि 2-3 मज़दूर कोई 2 बालिश के बराबर एक चौकोर डब्बा नुमा पुरानी जंगालू संदूकची उठाए हुए भागते आए। मेरी तरफ आते ही जिस मज़दूर के हाथ में संदूकची पकड़ी हुई थी कहने लगा, साहब जी, ये डब्बा उस मिट्टी में से निकला है जो मिट्टी हम ट्राली भर के हवेली से लेकर आए हैं। हम ट्राली से मिट्टी उतार रहे थे कि इसमें से छन छन की आवाज़ आई। जब हमने मिट्टी में से ढूंढा तो उसमें से ये डब्बा नुमा संदूकची सी निकली है। मैंने किताब एक तरफ रखी और उस मज़दूर से कहा, संदूकची को मेज़ पर रखो। उसने खेमे में मेरी चारपाई के सामने रखे हुए छोटे से टेबल पर संदूकची को रख दिया। अब मैंने चारों तरफ गौर से देखना शुरू किया। शाही तर्ज पर बने हुए उस डब्बे पर एक ही तरफ एक छोटा सा ताला लगा हुआ था, बाकी चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नक्शो निगार बने हुए थे। फिर मैंने एक मज़दूर को एक गीला कपड़ा करके लाने के लिए कहा। गीले कपड़े से साफ करने पर वो चांदी से बना हुआ डब्बा और भी चमकदार हो गया। फिर मैं ये सोचने लगा कि इसका ताला कैसे खोला जाए। अगर ताले को तोड़ा गया तो डब्बे की सारी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। फिर मैंने संदूकची को हाथ में उठाकर उसके वज़न का अंदाज़ा लगाया। उसका वज़न मुझे बहुत ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। जैसे ही मैंने उस डब्बे को हिलाया उसमें से किसी चीज़ के छनकने की आवाज़ बार बार आती थी। मैंने उस छोटे से ताले को पकड़कर उसे पूरा जोर लगाकर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन बाद में अफसोस हुआ कि इतना जोर लगाने की ज़रूरत नहीं थी। वो इसलिए कि मेरे जोर लगाने से ना सिर्फ ताला बल्कि उसकी वो छोटी सी नाजुक कुंडी भी मेरे हाथ में आ गई। संदूकची का ढक्कन खोलने पर उसमें एक सुर्ख रंग की मखमल की थैली रखी हुई नजर आई। मैंने हाथ बढ़ाकर उस थैली को संदूकची से बाहर निकाला। थैली का मखमल का कपड़ा ऐसा अजीब कपड़ा था जो कि कभी जिंदगी में मेरी नज़र से नहीं गुजरा था। थैले के मुंह पर बंधी हुई सुनहरी डोरी की गिरा को खोला
तो खैमे की पूरी फिजा ऐसी खुशबू से मुअत्तर हो गई जो रूह तक उतर रही थी। मजदूर इस बात पर हैरान थे कि इस थैली में सिर्फ खुशबू भरी है, इसमें और कुछ भी है। मैंने थैली का मुंह खोलकर उसको टेबल पर पलट दिया। उसमें एक सोने की जड़ाऊ नगीनों से मुज़य्यन पाजेब टेबल पर आ गिरी और उसमें लगे छोटे छोटे घुंघरुओं जैसे मोतियों ने एक जलतरंग मचा दिया। मैंने उसको हाथ में उठाया तो उसका वजन 1 पाव सोने से कुछ ऊपर था। मैं उस पाजेब की बनावट और नगीनों को देखकर हैरान रह गया। ऐसी चीज़ तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। काफ़ी देर तक मैं उसको देखता रहा। मजदूरों ने पूछा, बाबूजी ये क्या चीज़ है? मैंने कहा, सोने की झांझर है। और कुछ देर बाद मैंने मजदूरों को काम करने के लिए भेज दिया और उस पाजेब को उसी तरह थैली में डाला और थैली को दोबारा संदूकचे में रखा। लेकिन अब वो पहले की तरह बंद नहीं हो सकती थी। उसको एक रस्सी से बांधा और तेज तेज चलता खैमे से कुछ फासले पर खड़ी अपनी जीप में आ बैठा। मैं जीप स्टार्ट करके सीधा अपने दोस्तों अमजद और सुहेल के पास पहुंचा, शालामार बाग वाले टेंट पर। जब उनको मैंने ये पाजेब दिखाई तो वो भी हैरान और परेशान होकर उसको चारों तरफ से देखने लगे। फिर उनके चेहरों पर खुशी छा गई। सुहेल कहने लगा, चल यार आबिद, काफ़ी अरसे से तुझे एक चीज़ तो मिली, आसार कदीमा की। हाँ, लेकिन इसके नगीने मुझे दे देना। तू क्या करेगा? तेरे लिए सोना ही काफ़ी है, अमजद ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों, सारी पाजेब रखते हुए डर लगता है तुझे? मैंने भी अमजद से मुस्कुराकर कहा। आज इस हैरान कर देने वाली खुशी में आबिद से बेहतरीन किस्म का खाना खाते हैं, क्यों सुहेल? अमजद ने सुहेल की तरफ देखकर कहा। बात तो वाकई खुशी की है आबिद, अब तुम्हें ना सिर्फ खाना खिलाना पड़ेगा बल्कि उन मजदूरों को कुछ ना कुछ इनाम भी देना पड़ेगा। सुहेल ने मुझे ताकीद करते हुए कहा। हाँ यार, मैं सब मजदूरों को इनाम दे दूंगा। सुहेल, मगर सुबह बाजार जाकर इसकी मालियत का अंदाज़ा तो करवा लें। अरे हाँ आबिद, ये तो सबसे पहले होना चाहिए। अमजद ने मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। तुम दोनों सुबह होते ही चले जाना बाजार। अगर हम तीनों गए तो सारा दिन ज़ाया हो जाएगा, सुहेल ने हम दोनों से कहा। हाँ ये भी ठीक है, मैंने अमजद की तरफ देखकर कहा। सुहेल, ये तो मुझे लगता है हमें खाना उस वक्त खिलाएगा जब ये पाजेब बेच कर आएगा। अब खाने का क्या होगा? मुझे तो भूख लग रही है, अमजद ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। खाना बन रहा है यार, एक मजदूर बहुत अच्छा खाना बनाता है, शौकत। उसे मैंने सुबह शहर भेज दिया था गोश्त लेने के लिए। वो एक पूरे बकरे की रन खरीद कर ले आया है और उसे ही भून कर पका रहा है, सुहेल ने अमजद को तसल्ली देते हुए कहा। इसी हंसी मजाक में खाना खाते हुए कब रात का 1:30 बज गया, पता ही न चला। उस रात मुझे अपने मामू के घर जाना था, एक बहुत ज़रूरी काम से, जिसके लिए सुबह को मेरे बड़े भाई आकर पैगाम देकर गए थे। और मैं मामू के घर शहर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। पाजेब को मैंने अमजद और सुहेल के हवाले कर दिया था और मैं कोई लम्हा ज़ाया किए बिना अब वहाँ से अपनी जीप लेकर निकल पड़ा। जब मैं शालामार बाग के गेट से गुजरा तो वहाँ सड़क के किनारे मुझे एक निहायत खूबसूरत, बल्कि किसी भी लड़की की सोच से ज़्यादा हसीनो जमील लड़की खड़ी नजर आई, जिसे इस वक्त सड़क पर तन्हा खड़ा देखकर मैं बहुत हैरान हुआ। वो भी गालिबन मेरी ही तरफ देख रही थी। मैं चूंकि तेज़ रफ्तारी से आ रहा था, इसलिए चाहने के बावजूद भी एकदम ब्रेक न लगा सका। काफ़ी फासले पर जाकर मैंने ब्रेक लगाई और साइड में लगे आईने में देखा। वो अभी तक मेरी ही तरफ देख रही थी। मैंने गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला और गाड़ी उसके पास ले गया। गाड़ी को उसके बिल्कुल करीब करके रोका और उससे पूछा, आप इस वक्त अकेली यहाँ खड़ी हैं, क्या किसी का इंतज़ार कर रही हैं? हम आप ही का इंतज़ार कर रहे थे, उसने अजीब अंदाज में जवाब दिया, जिसे सुनकर मैं मज़ीद परेशान हो गया। मेरा इंतज़ार? मैं कुछ समझा नहीं, मैंने हैरानगी से कहा। हमारा मतलब है, अगर आप पर गिरा ना गुजरे तो हमें आप रास्ते में कहीं उतार दीजिएगा। मुझे ठीक तरह से अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था कि झिलमिल करते उसके कपड़े चमक रहे हैं या उसके होंठ। न सिर्फ कपड़े चमक रहे थे बल्कि उसका पहना हुआ बेशुमार जेवर उस चांदनी रात में आंखों को दूर से ही चकाचौंध कर रहा था। और मैं दिल में ये सोचने पर मजबूर हो गया कि इस लड़की के घर वाले कैसे अजीब लोग हैं, जिन्होंने एक तो पहले से अकेले यहाँ पर आने दिया और वो भी इतना भारी और खूबसूरत जेवर पहनकर। आप इस तरह हमारी तरफ क्या देख रहे हैं? उसकी आवाज़ पर मुझे एकदम चौंकना पड़ा। जी कुछ नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि आपको रास्ते में कहीं उतारने से बेहतर होगा कि मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूं। वैसे आपको जाना कहाँ है? आप हमें अपनी बग्गी पर बैठने की इजाज़त दीजिए,
जहाँ उतरना होगा हम खुद उतर जाएंगे। उसकी ये बात सुनकर मैं और परेशान हो गया। बग्घी पर? आप इसको बग्घी कह रही हैं? ये गाड़ी है मोहतरमा, आपको इतना भी नहीं पता। खैर बैठ जाइए, मैंने गुस्से से कहा। और उसके बैठते ही मैंने तेज़ रफ्तारी से जीप स्टार्ट की और हवा से बातें करने लगा। रास्ते में मैंने उससे कोई बात नहीं की और ना ही उसकी तरफ देखा, लेकिन जैसे ही शाही किले का गेट आया उसने एकदम कहा, हमें यहीं उतरना है। मैंने एकदम ब्रेक लगाई और वो एकदम गाड़ी से उतरकर किले के अंदर जाने वाले रास्ते पर चलने लगी। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता, वो इंतहाई तेज़ी से चलती हुई मेरी नज़रों से ओझल हो गई। मैंने ये सोचकर गाड़ी आगे बढ़ा दी कि ज़रूर कोई पागल लड़की है, वरना इस वक्त अंधेरे में इसको किले में क्या नज़र आएगा। मामू के घर नवाकोट मोड़ समानाबाद पहुंचते हुए मुझे रात के 2:30 बज चुके थे। मामू से बातें करते हुए और अपने कमरे में जाकर सोते हुए तकरीबन मुझे 3:45 का वक्त हो गया था। जब सुबह आँख खुली तो दिन के 2 बज रहे थे। मामू ने भी नहीं जगाया मुझे। जल्दी से नहाकर मैंने सीधा दोपहर का खाना ही खा लिया और जल्दी से जीप में बैठकर शालामार बाग वाले टेंट पर पहुंचा, जहां अमजद और सुहेल को अपना मुंतजिर पाया। यह तो मैं बताना भूल ही गया कि हम तीनों दोस्त में से अमजद जहां खुश मिजाज था, वहां वो एकदम गुस्से में भी आ जाया करता था। उसने मुझे देखते ही एकदम कहा, अबे यार तू बंदा है या बंदर? रात 1:30 बजे से तू यहाँ से रफू चक्कर हुआ है और अब शक्ल दिखा रहा है। मैं सुबह से इंतज़ार में हूँ कि जैसे ही तुम आओगे मुझे पाजेब लेकर तुम्हारे साथ बाजार जाना होगा। रात तो बस रास्ते में ही देर हो गई थी अमजद। मैं तो कोई तकरीबन 2:30 बजे मामू के घर पहुँचा हूँ, मैंने माजरत ख्वाहाना अंदाज में कहा। क्या गाड़ी ख़राब हो गई थी रास्ते में? सुहेल ने बड़े इत्मीनान से पूछा। हाँ यार बस। मैंने कसदन उन दोनों को रात वाला किस्सा नहीं बताया था। अभी भी तो जा सकते हैं अमजद, क्या ख्याल है? मैंने अमजद से पूछा। अभी वक्त देखा है, 3:30 बज रहे हैं। 4 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। 7 बजे तक तमाम सुनारों की दुकानें बंद हो जाती हैं, और अगर तुम्हारा मनपसंद सौदा हो गया और रकम लेकर आना पड़ा तो वापसी पर बहुत देर हो जाएगी। कल सुबह का प्रोग्राम सही रहेगा। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, मैंने कहा। अभी तुम दरिया किनारे वाले टेंट पर जाकर बैठो और काम देखो। हाँ यार, हो सकता है कि दूसरी पाजेब भी तुम्हें मिल जाए, अमजद ने मुझे आंख मारते हुए मुस्कुराकर कहा, और मेरा एक ज़ोरदार कहकहा फिज़ा में बुलंद हुआ और मैं जीप स्टार्ट करके दरिया किनारे वाले खेमे पर आ गया। वहाँ मैंने उस जगह जाकर जहाँ मजदूर मिट्टी डाल रहे थे काम का जायज़ा लिया, कुछ काम के बारे में उनसे गुफ्तगू की और वापस खेमे में आ गया। और आकर एक मजदूर जिसका नाम रहमत था उसको लैंप जलाने के लिए कहा, इसलिए कि शाम के सुरमई साए आहिस्ता आहिस्ता अब गहरे काले रंग में तब्दील हो रहे थे। रहमत लैंप की चिमनी को रेत और दरिया के पानी से धोकर ले आया और लैंप में मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया। मैंने रहमत से कहा, रहमत आज रात हम लोग यहीं रहेंगे, तुम जाकर रात में चाय पानी का इंतज़ाम करो। ठीक है साहब जी। रहमत इतना कहकर न जाने कहाँ से दूध और चीनी पत्ती लेकर आ गया। फिर उसने लकड़ियाँ इकट्ठी की और साथ ही कुछ ईंटों का चूल्हा सा बना लिया, ताकि जब मैं कहूँ तो वो फ़ौरन चाय बना ले। और मैं चारपाई पर सफ़ेद शफाफ चांदनी बिछे बिस्तर पर लेट गया। मेरे जहन में बार बार वही रात वाला तस्वुर उभर रहा था। रात से पहले मैंने ऐसा हुस्न कहीं नहीं देखा था, यहाँ तक कि फिल्मों में भी नहीं। लेकिन ऐसे ही कपड़े जो रात को उसने पहन रखे थे, एक फिल्म में सबिया खानम को पहने देखा था, जिसमें वो शहजादी बनी हुई थी। लेकिन उस लड़की को ऐसे कपड़े कहाँ से मिले? और फिर उसने मेरी गाड़ी को बग्घी क्यों कहा? मैं इन्हीं ख्यालात में गुम न जाने कितनी देर तक यूं ही लेटा रहा कि मिट्टी लेकर आखिरी ट्राली भी आ गई और मजदूरों ने शोर मचा मचा कर ट्राली से मिट्टी उतारनी शुरू कर दी। उन्हीं मजदूरों के साथ सुहेल और अमजद ने मेरा खाना भी भेज दिया था। मैं उठकर कुर्सी पर बैठ गया। मजदूर मिट्टी उतारकर अपना हिसाब लेकर चले गए। मैंने लैंप की रोशनी में कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा। रात के 10 बज रहे थे। मैंने और रहमत ने मिलकर खाना खाया। रहमत ने चाय बनाकर मुझे दी और ख़ुद मेरी चारपाई के करीब ज़मीन पर चटाई बिछाकर लेटा और सो गया। मैं भी चाय पीने के बाद हस्बे आदत लेटकर लैंप की रोशनी में नॉवेल पढ़ने लगा। नॉवेल पढ़ते पढ़ते जब रात का पहला पहर ख़त्म हो गया और रात खरामा खरामा अपने दूसरे पहर में दाखिल हो गई, तो मुझे पूरा खेमा उसी मुअत्तर खुशबू में घिरा हुआ महसूस हुआ। वही पाजेब की थैली वाली खुशबू। उस खुशबू को महसूस करके मैं चौंक सा गया और उठकर बैठ गया। अपने चारों तरफ देखा, मगर मुझे अपने आसपास कुछ दिखाई ना दिया। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि ये मेरा वहम है या कि यह वाकई उस खुशबू का झोंका, कि मुझे खेमे से बाहर किसी की पायल की झंझनाहट की
हल्की सी मगर मधुर सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने ये देखने के लिए कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, अपनी चारपाई से उठा और खेमे का पर्दा हटाकर बाहर निकल आया। बाहर जो देखा तो वही रात वाली लड़की खेमे से बाहर रखी हुई मेरी कुर्सी पर बैठी थी। उसे देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैंने बड़ी जुर्रत करके उससे पूछा, आप वही हैं ना जो कल रात मेरी गाड़ी पर? आप हमें देखकर हैरान क्यों हो रहे हैं? मगर आप इस वक्त यहाँ? किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा और बुरा ये तो हम नहीं जानते। हमारा जी चाहा तो हम आपके पास आ गए। आप यहाँ आई कैसे? आप बहुत बेमायने सवालात करते हैं। हमें तो आपने खुद बुलाया है। मैंने बुलाया है आपको? आपका नाम पूछ सकता हूँ मैं? लोग हमें सल्तनत आरा के नाम से पुकारते हैं। वैसे हमारा नाम महरोज बानो है। सल्तनत आरा के लक़ब से? हम आपसे अपनी एक चीज़ लेने आए हैं जिसको आपने बिला इजाज़त अपने पास रख लिया है। आपकी चीज़ मेरे पास है? मैंने हैरत में डूबकर कहा। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि कल रात आपके हाथ में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मेरी गाड़ी में रह गई हो। अगर आप हमसे एक अहद करें तो वो चीज़ हम आपसे कभी वापस नहीं लेंगे। देखिए मोहतरमा, कैसी चीज़ और कैसा अहद? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने ज़िद होकर कहा, हम चलते हैं, हमारे जाने का वक्त हो गया है। कल हम फिर आएंगे। और वो उठकर मेरे सामने बड़े शाहाना अंदाज से चलती हुई कुछ दूर जाकर अंधेरे में गायब हो गई। लेकिन उसके जाते ही मुझे यूं लगा जैसे मेरी रूह भी उसके साथ ही उड़कर चली गई है और मैं अपने अंदर एकदम अजीब सी बेकली महसूस करने लगा। अंदर खेमे में बिस्तर पर लेट गया और उसके लाजवाल हुस्न और उसके बोलने के अंदाज के बारे में सोचने लगा। फिर उसका यूं इतनी रात में अकेले आना और अकेले ही जाना। लेकिन मेरे पास उसकी कौन सी चीज़ है? ये सब कुछ सोचते सोचते मुझे सुबह हो गई और रात भर जागने की वजह से मुझे बुखार हो गया, जो कि दोपहर तक बहुत तेज़ हो गया था। रहमत ने जब मुझे बुखार में मुब्तला देखा तो ट्राली वाले मजदूरों के हाथ सुहेल और अमजद को पैगाम भेज दिया। मेरे बुखार का सुनकर वह दोनों तमाम काम छोड़कर मेरे पास आ गए और आते ही उन्होंने मुझे जीप में डाला और डॉक्टर के पास ले गए, जहां डॉक्टर ने यह बताकर उनकी तसल्ली कर दी कि बेआरामी की वजह से बुखार हो गया है, थोड़ा आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। मैं ना कहता था सुहेल, ये बुखार इसको रात भर जाकर नॉवेल पढ़ने से हुआ है। अमजद ने मुझे गुस्से से देखते हुए कहा, मैंने भी तो तुम लोगों से यही कहा है यार कि आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। मैंने अमजद को जवाब दिया। डॉक्टर ने मुझे बुखार की दवा में नींद की दवा भी शामिल करके दी थी, जो मैंने जिद करके कसदन दरिया वाले टेंट पर आकर थोड़ा सा नाश्ता करके खा ली थी। जबकि सुहेल और अमजद की मर्जी ये थी कि मैं उनके पास उनके टेंट पर रहूं जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। लेकिन मजबूरन उनको मेरी बात मानना पड़ी और रहमत को एक बार फिर मेरे पास छोड़कर मेरी ज़रूरत की तमाम अशिया देकर वो रुखसत हो गए। दवा खाने के बाद मुझ पर गुनूदगी तारी हो गई, जो बिलाखिर मुझे नींद की गहरी वादियों में ले गई। मुझे नहीं पता मैं कब तक सोता रहा। मेरी आंख उस वक्त खुली जब किसी ने मुझे झंझोड़ कर जगाया और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। देखा तो रहमत चटाई पर बेखबर सो रहा था। मैंने घड़ी में वक्त देखा तो रात के 3 बज रहे थे। खेमे से बाहर निकला तो मेरे तमाम होशो हवास उजागर हो चुके थे। बाहर उसी तरह मुझे सल्तनत आरा कुर्सी पर बैठी मिली। आपने कितनी देर लगा दी जागने में? हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, उसने मुझसे कहा। आपने भी आने में बहुत देर कर दी है। मैं आज आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए, उसने कहा। क्या मैं आपको छू सकता हूँ? पहले आपको हमारे साथ अहद करना होगा, उसके बाद ही हम आपको इसका जवाब दे सकते हैं। कैसा अहद? यह अहद कि आप रोज़ रात को हमसे इसी जगह मिला करेंगे। आपका मतलब है मैं वादा करूं आपसे मिलने का? वादा तो मैं कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ रात में ही क्यों मिलना चाहती हैं आप? हम आपसे सिर्फ रात में ही मिल सकते हैं, मेहरबानों ने कहा। एक और बात मेरी समझ में नहीं आई। आप इतनी रात गए अकेली सुनसान और वीरान जगह पर कैसे आ जाती हैं? आपके घर वाले आपको? हम आपको इन सब बातों का जवाब देंगे। पहले आप हमसे यहाँ रोज़ मिलने का अहद कीजिए। यहाँ मिलने का तो मैं आपसे वादा नहीं कर सकता, इसलिए कि जैसे ही यहाँ से हमारा काम ख़त्म हो जाएगा हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा, मेहरबानों ने अफसोस से कहा। मेरी बात का आपने जवाब नहीं दिया। मुझे आपको छूने की इजाज़त है? इसका अभी वक्त नहीं आया। अच्छा, हम चलते हैं। इतना कहकर महरोज बानो कल रात की तरह मेरे सामने से उठकर एक हवा के झोंके की मानिंद गुजर गई और मैं वहीं हैरान और परेशान खड़ा रहा। चंद लम्हों के बाद मैं वापस अपने खेमे में आ गया और जैसे ही मैं अपनी चारपाई पर लेटने लगा तो देखा कि रहमत जाग रहा था।
آپ باہر کس سے باتیں کر رہے تھے عابد صاحب؟ میں تو کسی سے نہیں کر رہا تھا، ویسے ہی ٹھنڈی ہوا میں باہر گھومنے گیا تھا۔ میں نے خود سنا ہے جی، آپ کو کسی سے باتیں کرتے ہوئے۔ تمہیں وہم ہو گیا رحمت علی، میں کسی سے باتیں نہیں کر رہا تھا۔ میں نے رحمت کو ٹالنے کی کوشش کی اور خود چادر اوڑھ کر لیٹ گیا۔ رحمت بھی چپ کر کے لیٹ گیا۔ صبح مجھے پہلے دن سے بھی تیز بخار ہو گیا۔ امجد اور سہیل مجھے اٹھا کر پھر ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور اب انہوں نے مجھے میرے گھر بھیجنے کا منصوبہ بنا لیا تھا، لیکن میں تو اس خیمے سے ہٹنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہو رہا تھا، جبکہ وہ بھی اپنی ضد پر اڑ گئے تھے۔ پھر میری اس بات پر کل تک سمجھوتا ہو گیا تھا کہ اگر کل بھی مجھے اسی طرح بخار رہا تو پھر میں اپنے گھر گاؤں چلا جاؤں گا۔ اس بات کو مانتے ہوئے وہ دونوں مجھے خیمے میں چھوڑ کر چلے گئے اور میں بے قراری سے رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ مجھے مہروز بانو سے محبت ہو گئی ہے۔ اس یقین کے پیدا ہوتے ہی مجھے ایسا لگا کہ میں اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا، اور میں اس سے اظہار محبت کرنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ پھر سوچنے لگا کہ اظہار محبت کروں گا کیسے؟ کیا ایک دم یہ کہہ دوں کہ مہر بانو مجھے آپ سے محبت ہے یا مجھے محبت ہو گئی ہے؟ نہیں، ایسا تو کہنا ٹھیک نہیں لگے گا۔ پھر کیا کروں؟ اس کو اپنے دل کا حال بتانا بھی ضروری ہے۔ میں اپنے آپ سے ہی سوال جواب کر رہا تھا، کیوں نہ پہلے اس کو کوئی تحفہ دے کر پھر اس سے بات کروں؟ مگر اس کے لیے کیا تحفہ ہونا چاہیے؟ مہروز بانو تو بہت امیر گھر کی لڑکی لگتی ہے۔ ہاں، یاد آیا، وہ پازیب، وہی ایک ایسی چیز ہے جو اس کی شان کے برابر ہے، اور آج میں وہ پازیب خود اس کو پہناؤں گا اپنے ہاتھوں سے۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے رحمت کو تانگے کا آنے جانے کا کرایہ دے کر اسے امجد کے پاس بھیجا کہ وہ پازیب لے کر خود میرے پاس آئے۔ امجد آیا پازیب لے کر اور بغیر کوئی بات کیے چلا گیا۔ شاید وہ اس بات پر ناراض تھا کہ میں نے ان دونوں پر بھروسہ نہیں کیا اور اس جنگل بیابان میں اپنی بیماری کے باوجود ان سے پازیب کو منگوا لیا۔ میں نے یہ سوچ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیا کہ جب سلطنت آرا کی ساری داستان سنا کر اس کو پازیب دینے کا بتاؤں گا تو دونوں میری اس خوشی سے خوش ہو جائیں گے۔ میں نے رات 1 بجے سے مہروز بانو کا بے چینی سے انتظار کرنا شروع کیا۔ ایک ایک پل گن گن کر گزار رہا تھا۔ رحمت پاس ہی زمین پر بے خبر سو رہا تھا۔ میں کبھی پازیب کو اس کے ڈبے میں رکھتا، کبھی اس کو ہاتھ میں تھامے ٹہلنے لگتا، اور کبھی اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر لیٹ جاتا، ہوا کی ہلکی سی بھی سرسراہٹ پر اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ رات کے 3 بجے مجھے باہر ہلکی سی پائل کی آواز سنائی دی اور میں تڑپ کر خیمے سے نکلا تو اس کو کرسی پر بیٹھے پایا۔ آج آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ آپ کا مطلب ہے ہمیں آنے میں آج تاخیر ہوئی ہے؟ لیکن ہم تو روزانہ اسی وقت پر آتے ہیں، مہروز بانو نے مسکرا کر کہا۔ اچھا، شاید مجھے ہی ایسا لگ رہا تھا، میں نے حیران ہو کر کہا۔ میں آج آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں مہروز بانو۔ ہم نے کہا تھا کہ لوگ ہمیں سلطنت آرا کے لقب سے پکارتے ہیں، لیکن آپ کی بات کچھ اور ہے۔ کہیے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کہاں رہتی ہیں؟ آپ کا گھر کہاں ہے؟ جب کبھی ہمیں آپ کو تلاش کرنا ہو تو جہاں آپ کے ماموں حضور رہتے ہیں اسی شاہراہ پر چند قدم آگے جائیے گا، ہم وہیں کہیں آپ کو مل جائیں گے۔ اس جگہ کو تو موڑ سمن آباد نامہ کوٹ کہتے ہیں۔ آپ اتنی دور سے یہاں آتی ہیں؟ ہمیں نہیں پتا اسے کیا کہتے ہیں، ہم تو شروع سے وہیں رہتے ہیں۔ مگر وہاں تو اتنے گھر ہیں، میں آپ کو یا آپ کے گھر کو کیسے تلاش کروں گا؟ آپ جب وہاں پہنچ جائیں گے تو ہماری خوشبو خود بخود آپ کو ہمارے گھر تک لے آئے گی۔ میں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ تحفہ؟ مہروز بانو نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، مگر اس میں شرط یہ ہے کہ وہ تحفہ میں آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے پہنانا چاہتا ہوں۔ آپ ہمیں پہلے دکھائیں، اگر آپ کا تحفہ ہمیں پسند آیا تو شاید۔ میں نے پازیب مہروز بانو کے سامنے ریت پر رکھ دی، جسے دیکھ کر اسے ایک دم جھٹکا لگا۔ یہ ہے تحفہ آپ کا؟ اس نے خوفزدہ آواز میں کہا۔ ہاں، اسے میں آپ کے پاؤں میں خود پہنانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں مہروز بانو۔ اگر آپ اس پازیب کو خود پہنانے کی ضد چھوڑ دیں شاہزیب مرزا، تو یہ آپ کے اور ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ میں نے چونک کر مہروز بانو کی طرف دیکھا۔ میرا نام یہ تو نہیں ہے، یہ آپ ہی کا نام ہے شاہزیب مرزا۔ اب آپ کو یاد نہیں ہے؟ یہ نام آپ کو پسند ہے کیا؟ میں نے خوش ہو کر کہا۔ صدیوں سے پسند ہے، جب آپ کو کمال الدولہ کا لقب نہیں ملا تھا۔ کمال الدولہ کا لقب؟ مجھے؟ آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اب تو میرے ہاتھ سے یہ پہن لو مہروز بانو۔ آپ کی یہی ضد ہے تو پہلے ہم سے ایک عہد کیجیے کہ ایک بار آپ ہمارے گھر تشریف ضرور لائیں گے۔ اس میں وعدہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ تمہارے گھر تو مجھے آنا ہی پڑے گا۔ نہیں، پہلے آپ وعدہ کیجیے کہ آپ ایک بار ضرور آئیں گے۔
ٹھیک ہے مہروز بانو، میں ایک بار آپ کے گھر ضرور آؤں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اب تو آپ خوش ہیں؟ اب تو یہ پاجاب پہن لیجئے خدا کے لیے۔ میرے وعدہ کرنے پر مہروز بانو نے اپنے دونوں پاؤں میرے آگے کر دیے۔ جب میں پاجاب ہاتھ میں لے کر اس کے پاؤں کی طرف بڑھا تو اس کے ایک پیر میں بالکل ویسے ہی دوسری پاجاب دیکھ کر حیران رہ گیا، چونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ پاجاب صدیوں پرانی حویلی جو کہ اب گر چکی تھی کے ملبے سے ملی تھی، اور یہ پاجاب 200-300 سال پرانی تھی۔ اور مہربانوں کے پیر سے ویسے ہی پاجاب دیکھ کر مجھے پاجاب کی مدت یاد آ گئی اور میں ایک دم سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گاؤں والے گھر میں تھا۔ میرے تمام گھر والے اور امجد سہیل بھی میرے پاس موجود تھے۔ ان سب کو ایک ساتھ دیکھ کر میں نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے اٹھ نہ سکا۔ پتہ چلا کہ پورے 8 روز بعد مجھے ہوش آیا تھا۔ اس کے بعد میرے والد نے مجھے ملبہ اٹھانے والے کام سے سختی کے ساتھ منع کر دیا اور میں کچھ ہی عرصے میں صحت یاب ہو گیا۔ پھر چند ایک سالوں کے بعد جب میں اس واقعے کو تقریباً بھول چکا تھا تو ایک دن میں اپنے اسی ماموں کے گھر گیا۔ واپسی پر گھر سے نکل کر غیر ارادی طور پر میں ملتان روڈ چوک یتیم خانے جانے والی سڑک پر چلنے لگا، لیکن تھوڑا چل کر میں ایک جگہ رک گیا۔ ابھی میں یہ سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ میں اس ویران اور بوسیدہ مقبرے کے سامنے آ کر کیوں رک گیا ہوں کہ اسی مانوس سی خوشبو نے میرا استقبال کیا اور میں اس خوشبو کی رہنمائی میں خود بخود مقبرے میں داخل ہو گیا۔ میں حیران و پریشان کھڑا ہوا مقبرے میں بنی ہوئی صدیوں پرانی اس قبر کو دیکھ رہا تھا کہ ایک آواز، ایک سرگوشی میرے کانوں سے ٹکرائی۔ شاہ زیب مرزا آپ آ گئے، ہم جانتے تھے کہ آپ ہمارے گھر ضرور تشریف لائیں گے، مگر اپنی امانت لیتے جائیے گا۔ میں نے آواز کی سمت میں چاروں طرف نظریں گھمائی تو مغلیہ دور کے بنے ہوئے اس مقبرے کی خستہ حالی اپنے منہ سے اپنی داستان سنا رہی تھی، مگر مقبرے کے چاروں ستونوں میں یہ سوچ کر طاق بنا دیے گئے ہوں گے کہ شاید یہاں آ کر کبھی کوئی دیا جلا دے۔ اور میرے غور سے دیکھنے پر انہی طاقوں میں سے ایک طاق میں وہی پاجاب رکھی تھی۔ میں نے غیر ارادی طور پر مہروز بانو کا حکم مانتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر پاجاب وہاں سے اٹھا لی اور ایک حیرت بھری نگاہ سے اس قبر کو دیکھا اور مقبرے سے باہر آ کر ایک کپڑا خریدا جس میں اس پاجاب کو لپیٹا اور 4 عدد چراغ خرید کر ان میں سرسوں کا تیل ڈالا اور ان کو مہروز بانو سلطنت آرا کے مقبرے کے طاقوں میں جلا دیا۔ فاتحہ پڑھ کر میں سیدھا اپنے گاؤں کے قبرستان پہنچا اور وہاں گڑھا کھود کر اس پاجاب کو دفن کر دیا۔ شاید مجھ میں مہربانوں کو اپنا وہ محبوب نظر آیا تھا جو کہ ماضی کے پنوں میں کہیں کھو گیا تھا، لیکن مہربانوں کی محبت آج بھی میرے دل میں زندہ ہے اور شاید اسے بھی مجھ سے اتنی ہی محبت ہے، کیونکہ جب بھی میں تنہا ہوتا ہوں یا اکثر تنہائی میں ناول پڑھ رہا ہوتا ہوں تب میرے ارد گرد وہی معطر خوشبو پھیل جاتی ہے جو مہروز بانو کی آمد سے پہلے مجھے مطلع کر دیا کرتی تھی، اور اس خوشبو کو محسوس کرنے کے بعد میں گہری نیند سونے لگتا ہوں اور اس لاشعوری کیفیت میں مہروز بانو میرے ساتھ ہوتی ہے۔ خاص ایپیسوڈ کا دوسرا پراسرار قصہ۔ 2 مہینے کی سرکاری طور پر چھٹی منظور ہونے کے بعد فاروق سوچ رہا تھا کہ کہیں 1.5-2 ماہ کی چھٹیاں اچھی طرح سے گزاری جائیں۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے الماری میں سے اپنا پاسپورٹ نکالتے ہوئے چیک کیا۔ 2 سال کی مدت ابھی باقی تھی۔ اس نے سوچا کہ پاکستان سے باہری کسی ملک میں گھوم پھر کر چھٹیاں گزاری جائیں۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ٹیلی فون کی بیل کی آواز سن کر اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ ہیلو، فاروق نے فون اٹھاتے ہوئے دوسری طرف کی آواز سن کر چونکتے ہوئے کہا۔ ہیلو، میں اختر زیدی بات کر رہا ہوں۔ ارے بھائی زیدی، کہاں ہو؟ آج ہماری یاد کیسے آ گئی؟ فاروق نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ بھائی 2 سال سے کہاں غائب تھے؟ یار فاروق، مختلف ممالک میں بزنس کے چکر میں مختصر دورے کر رہا ہوں اور ساتھ ہی سیر سپاٹے بھی، ساتھ ساتھ 2 پیسے کی آمدنی بھی ہو جاتی ہے۔ دونوں ممالک سے سامان لانے لے جانے اور وہاں اچھے دم و فروخت ہو جانے پر معقول آمدنی ہوتی ہے۔ اختر زیدی نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ 10-12 روز کے بعد میں ایران جا رہا ہوں۔ کل میں زیارت کے ویزے کے لیے اپلائی کر رہا ہوں۔ 2-3 دن میں مجھے ایران کا ویزا مل جائے گا۔ اگر تمہارے پاس وقت ہے تو تم بھی چلو، 1 ماہ میں واپس آ جائیں گے۔ اختر زیدی نے اسے بھی دعوت دیتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، موڈ تو میرا بھی ہے کہ کہیں گھوما پھرا جائے، کیونکہ میں بھی دفتر سے 2 ماہ کی چھٹی لے کر گھر بیٹھا ہوا ہوں، فاروق نے اسے بتایا۔ ٹھیک ہے فاروق، تم اپنا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ تیار رکھنا۔ میں کل صبح 10 بجے تمہارے گھر آ رہا ہوں تاکہ تمہارا اور میرا ویزا لگ جائے اور تمہیں ایران کی سیر کرائی جائے، اختر زیدی نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔
تقریباً ایک ہفتے بعد دونوں کے پاسپورٹ پر ایران کا زیارتی ویزا لگ گیا۔ اختر زیدی اور فاروق نے 2-3 دن ضروری سامان کی خریداری اور منگل کی شام 5 بجے بذریعہ ٹرین کراچی کینٹ سے بولان مل سے کوئٹہ کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ دوسرے دن کوئٹہ اسٹیشن پہنچے تو سردی سے ان کے دانت بج رہے تھے۔ یار کراچی میں تو اتنی سردی نہیں تھی، فاروق نے سردی سے سکڑتے ہوئے اختر زیدی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ کوئٹہ ہے فاروق پیارے، اور ایران میں اس سے بھی زیادہ سردی ہوگی، اس نے فاروق کی گھبراہٹ اور سردی سے کپ کپاہٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اختر زیدی نے کوئٹہ اسٹیشن پر ایران جانے والی ٹرین کے بارے میں معلومات کی تو معلوم ہوا کہ کل شام 7 بجے ایران کے لیے ٹرین روانہ ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ کل شام تک کوئٹہ میں قیام کرنا ہوگا۔ فاروق نے زیدی کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ مجبوری ہے یار، ایک دن تو رکنا ہی پڑے گا پیارے۔ انہوں نے قریبی ہوٹل میں قیام کیا۔ دوسرے دن شام 6 بجے انہوں نے کوئٹہ اسٹیشن سے ایران کے ٹکٹ خریدے تو انہیں بڑی حیرانی ہوئی، کیونکہ بکنگ کلرک نے انہیں ٹکٹ دیتے ہوئے کہا سیٹ ریزرویشن سسٹم نہیں ہے اور سیٹ خود حاصل کرنا ہوتی ہے۔ وہ دونوں بڑے حیران اور پریشان بھی ہوئے کہ کیا تافتان تک وہ کھڑے ہو کر سفر کریں گے۔ بکنگ کلرک نے ان دونوں صورتوں کو دیکھتے ہوئے کہا، فکر نہ کریں، ٹرین میں سیٹوں کا حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ ابھی 10-15 منٹ میں ٹرین پلیٹ فارم پر آ رہی ہے اور ٹرین میں کچھ لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو آپ کی سیٹوں کا مسئلہ حل کر دیں گے، بس ذرا آپ کو ان لوگوں سے تعاون کرنا ہوگا۔ کچھ دیر بعد ہی ایران جانے والی ٹرین تافتان یا میر جاوا، ایران اور پاکستان کی سرحد تافتان اور ایرانی سرحد میر جاوا کہلاتی ہے۔ جانے والی ٹرین پلیٹ فارم پر آ کر رکی۔ وہ دونوں ٹرین میں سوار ہوئے تو بڑے حیران ہوئے۔ چند پہلوان نما لوگ فی سیٹ 100 روپے وصول کر رہے تھے اور جو پیسے دے رہا تھا ان لوگوں کو وہ سیٹ پر قبضہ دے رہے تھے۔ تمام لوگ پیسے دے کر ان لوگوں سے ٹرین کی سیٹیں حاصل کر رہے تھے۔ مجبوراً انہوں نے بھی پہلوان کو 200 روپے دیے اور پیسے لے کر پہلوان نے ان کی سیٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہاں بندی رسی کھول دی۔ اس ٹرین میں نہ جانے کہاں کہاں سے آئے ہوئے لوگ سوار تھے۔ بوگی میں بڑا شور شرابہ تھا، کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بری طرح شور شرابہ اور دھکم پیل رہی۔ فاروق ہونکوں کی طرح آنکھیں پھاڑے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ خدا خدا کر کے ٹرین کی روانگی کے لیے وسل سنائی دی اور ٹرین کوئٹہ اسٹیشن سے روانہ ہوئی۔ ابھی 10-15 منٹ بھی نہ ہوئے تھے کہ ٹرین ایک جگہ پھر رک گئی۔ بوگی میں ملیشین فورس کے جوان آ گئے۔ مسافروں کے اٹیچی کھلوا کر ہر طرح سے سامان کی تلاشی شروع ہو گئی۔ تقریباً 40 منٹ تک مسافروں کے سامان کی تلاشی کا سلسلہ جاری رہا۔ ٹرین دوبارہ روانہ ہوئی تو بڑی تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ مسافروں نے کھڑکیاں بند کر لی تھی۔ سردی سے فاروق کا برا حال تھا۔ ٹرین بارش کے باعث نہایت سست رفتاری سے چل رہی تھی۔ زیدی نے کھانا نکالا جو کہ ہوٹل سے لیا گیا تھا۔ قورمہ برف کی طرح جم چکا تھا اور تندوری روٹیاں اکڑ کر پاپڑ ہو رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے، فاروق نے جھنجھلا کر کھانا واپس رکھ دیا اور دونوں نے باسکٹ میں سے سیب اور کیلے کھا کر گزارا کیا۔ ٹرین موسم کی خرابی کے سبب گدا گاڑی کی طرح رینگ رہی تھی۔ رات بڑی بے چینی سے گزری۔ پوری رات میں 40-50 میل کا سفر بھی ٹرین نے سست رفتاری کے باعث طے نہ کیا تھا۔ صبح کی روشنی طلوع ہوئی۔ مسافروں نے کھڑکیاں کھولی تو ٹرین اچانک ایک جگہ رک گئی۔ معلوم ہوا کہ سخت سردی، برف باری اور بارش کے باعث ریل کی پٹریوں پر برف جم گئی ہے، لہٰذا مسافروں کو پھاوڑے بیلچے تھما دیے گئے کہ وہ پٹریوں پر جمی برف ہٹائیں تو ٹرین چلے۔ کوئٹہ کے مقامی باشندوں کا، جن کا کوئٹہ سے تافتان یعنی ایران جانا معمول تھا، انہیں اس قسم کے تجربات سے واسطہ پڑتا رہتا تھا۔ وہ خوشی خوشی بیلچے لے کر ریل کی پٹریوں پر جمی برف ہٹانے کے لیے آگے بڑھے۔ ایک مقامی بوڑھے نے زیدی اور فاروق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بابو جی 1.5-2 گھنٹے لگیں گے لائن صاف کرنے میں، آپ آرام سے نیچے گھومو پھرو۔ فاروق کو بڑی تیز بھوک لگی ہوئی تھی۔ رات بھی دونوں نے سیب اور کیلے کھا کر گزارا کیا تھا۔ دونوں نے ٹرین سے نیچے اتر کر دیکھا۔ ٹرین نہایت ویران جنگل میں کھڑی تھی۔ آس پاس چاروں طرف پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ زیدی نے آس پاس گھاس پھوس جمع کر کے آگ جلائی اور روٹی سالن گرم کر کے کھایا۔ پیٹ میں پڑنے کے بعد کچھ سکون ملا تو فاروق نے کہا، یار زیدی، ٹرین کی پٹریاں صاف ہونے میں تو 1.5-2 گھنٹے لگیں گے، چلو آس پاس کہیں گھومے پھریں۔ دیکھ یار، یہ پہاڑ کیسے سونے کی طرح چمک رہے ہیں۔
फारूक अख्तर जैदी का हाथ पकड़ते हुए घसीटते हुए बोला, अरे ठहर जाओ यार, कैमरा तो ले लें, इन खूबसूरत पहाड़ी मनाजिर की तस्वीर भी उतार लेंगे। अख्तर जैदी ने कैमरा गले में लटकाया और आसपास की पहाड़ियाँ देखने लगे। सैर सपाटे करते हुए वो कुछ दूर निकल आए। जैदी, ये देखो, अंदर कोई गार है शायद, ये देखो किधर को रास्ता जा रहा है। उन्हें पहाड़ी की साइड में कुछ सीढ़ियाँ सी नजर आई। वो दोनों तेजी से जीने तय करते हुए नीचे पहुंचे तो खौफ से दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। वो एक बहुत बड़े गार में पहुंच गए थे जहां आग का एक बहुत बड़ा अलाव जल रहा था और उस आग के आसपास बहुत ही अजीब तरह के इंसान बैठे थे। उनके चेहरे निहायत लंबोतरे थे और कान भी बहुत लंबे लंबे थे, जैसे खरगोश के कान हो। उनकी नाक बिल्कुल चपटी थी, उनकी आंखें भी बहुत बड़ी थी और उनके चेहरे बड़े हैबतनाक थे। न जाने वो आग पर क्या भून रहे थे, न जाने क्या चीज़ थी जिसके गोश्त के जलने की नागवार बदबू के भपकों के सबब उन दोनों ने बेसाख्ता अपने हाथ नाक पर रख लिए और तेज़ी से वापस जाने के लिए पलटे। मगर अचानक उनमें से दो निहायत लंबे तड़ंगे इंसान दौड़ते हुए आए और फारूक और जैदी को पकड़ लिया। खौफ से फारूक के हलक से चीखें निकल गई। उन्हें देखकर वो सब खड़े हो गए। उनके हलक से निहायत खौफनाक गुर्राहटें निकल रही थी। वो ना उर्दू समझ रहे थे ना इंग्लिश। हाकाबा हाकाबा, वो इस किस्म के ही अल्फाज बोले जा रहे थे। वो सब उन दोनों का हाथ पकड़े दीवानावार आग के चारों तरफ नाच रहे थे और नाचने के साथ साथ अपनी जुबान में कोई गीत गा रहे थे। अचानक एक ने अख्तर जैदी को दोनों हाथों से उठाकर अपने कंधों पर बिठा लिया। जैदी की खौफ से चीख निकल गई। वह खौफ से बुलंद आवाज़ में रोने लगा। उसे रोता देखकर वो हैबतनाक लोग और भी ज़्यादा खुशी से उछलने कूदने लगे और एक ने फारूक को भी दोनों हाथों से उठाकर अपने कंधों पर बिठा लिया। वो मुसलसल आग के चारों तरफ दीवानावार बड़ी तेज़ी से नाच रहे थे। अख्तर जैदी और फारूक के दिल बड़ी तेज़ी से धड़क रहे थे। खौफ से उनकी आंखें फटी हुई थी, चेहरे पीले जर्द हो रहे थे। जैदी के बावाज़े बुलंद रोने चीखने चिल्लाने की आवाज़ें और दर्दनाक चीखों ने फारूक को और भी ज़्यादा दहशत ज़दा कर दिया था। मौत उनके सरों पर मंडला रही थी। उन दोनों को अपनी मौत का यकीन हो चुका था। वो समझ गए थे कि अब इस गार से जिंदा बचकर वापस जाना मुमकिन नहीं। फारूक और जैदी अपनी जान बचाने के लिए सोचों में गुम थे और गार के चारों तरफ नजरें दौड़ा रहे थे। उन वहशी दरिंदों के भयानक और खौफनाक कहकाहों से गार गूंज रहा था। गार में एक निहायत ही बड़ा और लंबा पत्थर का बुत खड़ा था। यह पत्थर का बुत किसी औरत का था। उसकी बड़ी सी सुर्ख ज़बान बाहर को लटक रही थी। पत्थर का यह बुत खून में लथपथ था। बुत के करीब ही बहुत सी इंसानी खोपड़ियाँ पड़ी थी और कई बरहना लाशें पड़ी थी। उन बरहना इंसानी लाशों का गोश्त जगह जगह से गायब था। ऐसा लगता था जैसे उन बरहना लाशों का गोश्त किसी ने जगह जगह से खाया हो। उन वहशी दरिंदों का जुनूनी रक्स जारी था। वो वक्फे वक्फे से नाचते हुए उस पत्थर के करीब आते और सजदा करने के अंदाज में उसके सामने झुक जाते। जैदी की दर्दनाक चीखों से फारूक का दिल भी लरज रहा था। वो बुरी तरह रोते हुए खुदा को याद कर रहा था। अचानक ही एक मौजज़ा हुआ। जी हाँ, उसे मौजज़ा ही कहा जा सकता है। अचानक गैर इरादी तौर पर अख्तर जैदी का हाथ अपने गले में पड़े कैमरे के बटन पर पड़ गया। कैमरा चूंकि ऑन था, इसलिए बटन के दबते ही कैमरे की फ्लैश लाइट चमकी। जैसे ही फ्लैश लाइट चमकी, वो वहशी दरिंदे नाचते नाचते एकदम रुक गए और हैरत और खौफ से जैदी की तरफ देखने लगे। फारूक ने चंद लम्हे सूरत हाल को समझा और बड़ी तेज़ आवाज़ में अख्तर जैदी से चीखते हुए कहा, जैदी, 3-4 बार फ्लैश लाइट इन लोगों के चेहरे पर मारो। अख्तर जैदी ने घबराहट में कई बार उन लोगों के चेहरों पर कैमरे का फ्लैश बटन दबाकर लाइट मारी। वो वहशी दरिंदे सजदे के अंदाज में जैदी के कदमों में गिर गए। शायद वो फ्लैश लाइट से जैदी को कोई आसमानी मखलूक, देवी देवता या फरिश्ता समझ रहे थे। वो सब आंखें बंद किए जैदी के सामने सजदे के अंदाज में गिरे हुए थे। अकीदत और एहतराम से उनकी आंखें बंद थी। वो बुरी तरह रोने के अंदाज और हाथ जोड़े धीमी आवाज़ में दुआई अंदाज में मुँह ही मुँह में ना जाने क्या क्या बुड़बुड़ा रहे थे। फारूक ने इस तमाम सूरत हाल को निहायत हैरत से देखा और खुशी से चीखता हुआ बोला, जैदी देर मत करो, ये आंखें बंद किए लेटे हैं। जितनी जल्द मुमकिन हो इस मनहूस गार से निकल चलो। अख्तर जैदी ने फारूक का हाथ पकड़ते हुए बड़ी तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगाई। गार से बाहर आते ही वो बड़ी तूफ़ानी रफ्तार से ट्रेन की तरफ दौड़े। 5 मिनट मुसलसल दौड़ने के बाद उन्हें दूर से ट्रेन नज़र आने लगी। वो हाथ हिलाते हुए ट्रेन की तरफ दौड़े।
क्योंकि ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी थी। ट्रेन के कुछ मुसाफिरों ने चलती ट्रेन में से उनके हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर खींचा। दोनों के सांस बुरी तरह फूले हुए थे। वो बेसुध होकर अपनी सीटों पर गिर पड़े। प्यास के मारे उनकी ज़बान सूख रही थी, हलक में कांटे से पड़ रहे थे। उन दोनों की घबराहट और जर्द चेहरे को देखते हुए ट्रेन में बैठे हुए एक बुजुर्ग ने उन्हें पानी पिलाया। कुछ देर सांस लेने और पानी पीने के बाद उनके हवास बहाल हुए तो एक मुकामी बाशिंदे ने उनसे पूछा, बाबूजी आप लोग कहाँ रह गए थे? जैदी और फारूक ने एक पहाड़ी गार में जाने और वहाँ पर उन पर क्या गुजरी की तफसीलात बताई। तो कुछ और मुकामी बाशिंदे भी उनके करीब आकर बैठे। क्या कह रहे हैं आप बाबूजी? आप लोग उस गार में कैसे पहुँच गए? किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था। एक मुकामी बाशिंदा बोला, बाबूजी हम लोग बचपन से अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि इन पहाड़ी गारों में आदमखोर रहते हैं। वो किसी देवी को मानते हैं। क्या नाम है उसका? हाँ, हमारे बाप ने उसका नाम कमला देवी बताया था और हमारे बाप को उसके बाप ने बताया था ये आदमखोर कमला देवी के पुजारी हैं। और कोई भी इंसान गार के करीब उन दरिंदों के हत्थे चढ़ जाता है तो ये आदमखोर उस इंसान के खून से उस कमला देवी के बुत को गुसल देते हैं और गोश्त ये आदमखोर दरिंदे खा जाते हैं। आज तक जो भी उस गार के करीब गया है वो वापस लौट कर नहीं आया। हमारे आसपास के गांव के कई लोगों को ये आदमखोर चढ़ कर गए हैं। दरअसल बरसों पहले एक शख्स बुरी तरह खून में लथपथ हमारे गांव में आया। उसकी एक आंख और कान गायब था। एक हाथ बुरी तरह टूट कर लटक रहा था। उसके कंधे और जिस्म का कई जगह से गोश्त धुला हुआ था। उसकी हालत देखकर गांव के सारे लोग जमा हो गए। किसी ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसकी हर तरह मरहम पट्टी की और उसे दवा इंजेक्शन दिया, लेकिन उसकी हालत बुरी थी। उसके जिस्म से खून ज़्यादा बह गया था। गांव के लोगों को जख्मी शख्स ने बताया कि उस गार में कमला देवी के पुजारी रहते हैं। वो आदमखोर हैं और जो भी उस गार के करीब जाएगा ये आदमखोर उसे चट कर जाएंगे और कमला देवी के बुत को ये इंसानी खून से घुसल देते हैं। वो जख्मी शख्स सुबह दम तोड़ गया। उस वक्त से आज तक लोग उन पहाड़ों के करीब से भी नहीं गुजरते। बेटा, ना जाने कौन सी नेकी काम आ गई जो तुम उस गार और कमला देवी के पुजारियों के हाथों से जिंदा सलामत वापस जा रहे हो, वरना आज तक ऐसा हुआ नहीं। तुम लोग घर जाकर अपनी जान का सदका देना और कई गरीबों और मोहताजों को खाना खिला देना। बुजुर्ग ने उनको नसीहत करते हुए बड़े प्यार से कहा। चंद घंटों बाद ताफ्तान आ गया और ईरान जाने वाले मुसाफिर मीर जावा पर पासपोर्ट, वीज़ा और सामान की जांच पड़ताल कराने के बाद मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए लग्जरी बसों में सवार हुए। जैदी और फारूक ने भी मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत की। वो मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत कर रहे थे और मज़ारात पर अक़ीदत व एहतराम से दुआएं मांग रहे थे। वो कह रहे थे कि इन मुक़द्दस मकामात और हस्तियों की बदौलत ही वो उन खूनी दरिंदों के हाथों महफूज रहे और ज़िंदा सलामत हैं। 15-20 रोज़ दोनों ईरान में रहे, मुख्तलिफ मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत की और कई दीगर मकामात की सैर के बाद तकरीबन 25 रोज़ के बाद उन्होंने तेहरान से पाकिस्तान वापसी का सामान्य सफ़र बांधा और वापसी का सफ़र उन्होंने ट्रेन की बजाय बस से किया और कराची पहुंचने के बाद सजदा शुक्र अदा किया कि वो ज़िंदा सलामत वापस अपने घर पहुंच गए। घर वालों और दोस्तों को जब उन्होंने तमाम तफसीलात और अपने साथ पेश आने वाले वाक़यात का बताया तो किसी को उनकी बातों पर यकीन नहीं आया। वो सब हंसते रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन किसी को यकीन आए या ना आए, वो दोनों बार बार खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे कि वो जिंदा सलामत अपने घरों को वापस पहुंच गए थे। कहानी अपने अख्तिताम को पहुंची। कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम इंशरा हैं दिल्ली से, फ़ायज़ा सहर हैं मांगा मंडी लाहौर से, शगुफ्ता अहमद हैं दिल्ली से, रुखसाना नाज हैं इलाहाबाद से, शमीम अहमद हैं आगरा से, इरम मुनीर सुरजानी टाउन कराची से, अलमात शेख हैं मुंबई से, सलमा अली हैं कराची से, राबिया लतीफ़ हैं कोयटा से, सबिता उप्रेती हैं अमेरिका से, गुलजेब ज़ेबा हैं सेंट्रल लंदन से, नौशीन खान हैं लंदन से, सादिया रिजवी हैं कनाडा से, फरियाल महताब हैं पेंसिल्वेनिया अमेरिका से, हारून अली सैयद हैं दमन इंडिया से, यासिर महमूद मस्कत ओमान से, मोहम्मद रेहान हैं मुंबई से, आरिज़ ज़फ़र हैं लाहौर से, असफरज़ादा हैं टोरंटो से, अदील नैना हैं ब्राज़ील से, मोहम्मद रेहान हैं बिहार बगलापुर से, रोबी साहब हैं सियोल साउथ कोरिया से, फैयाज़ खान साहब हैं तरंडा मोहम्मद पना तहसील लियाकतपुर से, यासिर अली हैं सियालकोट भोपाल वाला से, मोहम्मद जसीम हैं दुबई से और मोहम्मद इमरान ज़मीर नोमानी हैं रासुल खैमा दुबई से। आप तमाम लोगों के कमेंट्स का बेहद शुक्रिया।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।